फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। कहता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कोई अकेला पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ जब क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला जब एक नया पदार्थ बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है और क्लोरीन भी एक प्रकार का गैस है, लेकिन ये दोनों गैसें जब आपस में अभिक्रिया करती है तो अम्ल बनाती है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यानी इसका नाम हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये भी गैस है, ये भी गैस है और इससे बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी एसिड बनता है। तो कह रहा है कि ये जो पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा समझेंगे इसी का। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। अब रही बात कि दोनों तरफ के तत्वों के जो परमाणु संख्याएं हैं उसको संतुलित करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग इसको 2 करेंगे तो यहाँ 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों तरफ जो परमाणु की संख्याएं हैं वह दोनों तरफ इक्वल हो जाती है, जिसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। ये हो गया आपको हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है और लेकिन ये लिक्विड है। तो कह रहा कि ये दोनों का जो गुण है इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन उससे जो बना है जल यानी H2O, ये किसी जले हुए पदार्थ को बुझाने में मदद करता है। यानी ये दोनों के गुण से इसका गुण जो होता है बिल्कुल भिन्न होता है,
जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है। कह रहा है कि अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट। अभिकारक का मीन्स होता है रिएक्टेंट। अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या है, तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वह सब अभिकारक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोरीन भाग ले रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ये हुआ अभिकारक, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है भाग ले रहा है, इसलिए ये अभिकारक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें पदार्थ कौन कौन भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, इसीलिए हम इसको अभिकारक कहेंगे। अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। तो हम बार बार बता रहे हैं कि रिएक्टेंट जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अब अभिकारक के बाद आता है प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। प्रोडक्ट यानी प्रतिफल, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बावजूद जो पदार्थ नया बनता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो ये कह रहा है कि जब दो पदार्थ आपस में मिल करके जब तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रतिफल। उसी तरह से एग्जाम्पल अगला देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा वही हमारा प्रतिफल होगा। जैसे एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम को
क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। अब रही बात कि दोनों तरफ के अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ हम 2 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल होकर के संतुलित समीकरण का निर्माण करेगा और इसे हम लोग प्रतिफल कहेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है तो उस बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन या और ऑफ नहीं होगा या और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है तत्व या यौगिक के रूप में रहता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, परमाणु संख्या, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये हम लोग का बैलेंस इक्वेशन हो गया। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझेंगे इस तरह का, जैसे मान लीजिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्ट कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। उसी तरह से हम लोग तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे, फेरस जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, फेरस जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फाइड बनाता है, FeS बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके जब तीसरा नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे, हाँ, तो अगला अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कहता है कि कोई बड़ा यौगिक होता है और उस यौगिक को जैसे ही गर्म करते हैं तो वह 2 अलग अलग यौगिकों में टूट करके विभाजित हो जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई बड़ा सा यौगिक होता है, उसको जैसे ही हीट कैपेसिटी दिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तो वह क्या होता है ना, टूट करके विभाजित हो जाता है और टूट करके विभाजित होने के वजह से वह 2 छोटे छोटे यौगिकों में, सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं और उनका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन इसमें होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये गर्म करने का सिंबल है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी खंडित हो जाता है। तो इसमें कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस बनने के बाद क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन जो है बनने के बाद उड़ जाता है। यानी कोई बड़ा यौगिक 2 छोटे छोटे यौगिकों में टूट कर विभाजित हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को ये अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला रिएक्शन है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया में कहता है कि कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड, या तो ऑक्साइड होता है या क्लोराइड होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाह करने से क्या होता है ना कि वो अपघटित हो जाता है। वो अपघटित दो खंडों में होता है, एक धनायन और एक ऋणायन के खंड में। तो धनायन जो होता है पॉजिटिव, उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो निगेटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यानी ये कैथोड और एनोड में परिणत हो जाता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक में परिणत हो जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कह रहा है कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को अपघटित कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड को अपघटित करते हैं। सोडियम क्लोराइड को अपघटित करने से कैथोड कहते हैं, एनोड नहीं, इसको कैथोड कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो जितने कैथोड किरणें होती है, सभी प्रकार के कैथोड किरणें जो होती है पॉजिटिव होती है, और सभी प्रकार की जो एनोड किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, निगेटिव होती है। इसी तरह से हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को परिणत करेंगे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al क्या कर सकते हैं, Al2O3 को हम लोग परिणत कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम जो है कैथोड पे हो जाएगा, कैथोड पर, और जो इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये हो जाएगा एनोड पर, यानी ये धनायन होगा और ये ऋणायन होगा। उसी तरह से हम लोग जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं H2O का, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कैथोड पर, और यह ऑक्सीजन जो है एनोड पर हो जाता है। यानी किसी यौगिक को हम लोग किसी यौगिक पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एनोड और कैथोड के खंड में टूट जाता है, जिसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, एक परमाणु है या परमाणुओं का कई समूह है, तो किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक ही परमाणु को विस्थापित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया है फेरस यानी लोहा, फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया गया। तो कह रहा है ना कि ये जो परमाणु है, ये परमाणुओं का एक समूह है, तो एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु में विस्थापित कर देना है। यानी ये जो है पहला, इस पहले के स्थान पे आ जाएगा और ये बाहर मूव कर जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपको फेरस जो है कॉपर के जगह पे चल जाएगा, तो हो जाएगा फेरस सल्फेट, और ये कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी एक परमाणु जो है जा करके दूसरे परमाणु में विस्थापित हो जाएगा, हो गया। इसके वजह से हम लोग इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो जिंक है कॉपर के स्थान पर पहुंच जाएगा और कॉपर जो है बाहर चला जाएगा, है ना। तो अब पहले वाला बाद से, अब बाद वाला पहले से, यानी पहले वाला इस बाद में चला जा रहा है और बाद वाला जो है पहले आ रहा है। यानी जिंक जो है, जिंक कॉपर, यहाँ पे कह रहा है कि जो जिंक है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक विस्थापित हो जाता है कॉपर के जगह पे, कॉपर बाहर चला जाता है, यानी जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर जो है बाहर परिणत हो जाएगा। यानी एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु में एक ही जाकर विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है।
अगला हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कह रहा है कि इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान के फलस्वरूप जो यौगिक बनाते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी अपने यौगिकों का, यानी जो यौगिक का धनायन होता है और ऋणायन, केटायन और एनायन, उसका एक्सचेंजेबल होता है, यानी एक्सचेंज करके आपस में जो रिएक्शन करते हैं और उससे जो भी अभिक्रिया बनता है उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है कि फेरस सल्फाइड है, उसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है तो कहता है कि ये जो पहला वो बाद वाला से रिएक्ट करेगा, अब बाद जो है वो पहला वाला से रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी फेरस फेरस ये हो जाएगा पूरा SO4 सल्फेट। अब रही बात, बच गया क्या, हाइड्रोजन और सल्फर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों यौगिक जो होते हैं उसके परमाणु अपने स्थान को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कहता है कि पहला जो है यानी पहले वाला बाद से, अब बाद वाला पहले से, यानी क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 अब प्लस हो जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि BaCl2 अब प्लस में हम लोग सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो कह रहा है कि पहले वाला बाद से, अब बाद वाला पहले से। ठीक है, तो ये हो जाएगा BaCl2 अब प्लस में, सॉरी BaSO4 ना होगा जी, BaSO4 अब प्लस में हो जाएगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल समझेंगे इसी तरह का, तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तीसरा है, चौथा रिएक्शन है कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, पहला वाला बाद से, यानी कॉपर सल्फाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा पहला वाला बाद से और बाद वाला पहला से, तो ये हो जाएगा H2SO4। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जितने होंगे, यानी दोनों जो है एक्सचेंज करेंगे, तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है कि जब कोई अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है या जो नीले लिटमस को लाल करता है, या हम कह सकते हैं जिसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, या हम कह सकते हैं कि अम्ल और एनएस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वो सारा अम्ल कहलाता है। अब रही भस्म की बात, तो भस्म जो होता है वह इसके विपरीत होता है, यानी भस्म हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घुल करके, स्वाद में कड़वा होता है और उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो कोई अम्ल जो है भस्म के साथ जब क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पे HCl अम्ल हो गया।
ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म हो गया, ये अम्ल हो गया, ये भस्म हो गया। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है। यानी पहला वाला जो है बाद से रिएक्ट करेगा और ये बाद वाला जो है पहले से रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा Na और क्या Cl। तो सोडियम क्लोराइड जो है लवण है, साधारण नमक जिसे कहते हैं, और ये H यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये जल का निर्माण कर दिया। तो कह रहा है कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। कह रहा है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, ये पहला वाला जो है बाद से करेगा, तो ये हो जाएगा क्या H2, हम यहाँ पर बना लेंगे यहाँ पे आपको, और ये पहला वाला बाद से, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O, ये जल हो गया और ये क्या हो गया लवण हो गया। पोटेशियम सल्फेट लवण हो गया और H2O हो गया क्या जल हो गया। तो ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो लवण कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट है और वहाँ पे जल हो गया। तो इस तरह की जितने अभिक्रियाएं होंगी उस सब अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए हाँ, तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें प्रतिफल जो है ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक विलयन तैयार किया गया है और इस विलयन में दो तरह के पदार्थ जो हैं मिलाए गए हैं। एक कह रहा है यहाँ पे आपको दे दिया है सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट आपको NaCl सोडियम क्लोराइड का एक विलयन है और एक जो विलयन है वह AgNO3 का है। यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन तैयार किया गया है और इस विलयन के तैयार करने के फलस्वरूप जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में मैंने कहा था कि ये अपने आयनों का एक्सचेंज करेंगे। तो ये सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा और ये सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ कर देगा। तो AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड जो है विलयन में पृथक के रूप में एक अवक्षेप बनाएगा और ये अवक्षेप श्वेत रंग का होता है। ये अवक्षेप जो होता है श्वेत रंग का होता है और ये अवक्षेप बनने के कारण इसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो कह रहा है कि इसमें हम लोग जैसे ही रड डालकर देखते हैं तो नीचे जो है वो अवक्षेप के रूप में बनता है AgCl और ये AgCl जो है श्वेत अवक्षेप होता है। यानी किसी अभिक्रिया में जब अवक्षेप बनने की जो क्रिया होती है तो इस तरह की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और अंतिम जो है वह है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, कह कि वैसी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में घटित होकर के घटित होती है जो अभिक्रिया हाँ, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। यहाँ जहाँ प्रकाश हो तो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाली जो भी अभिक्रिया है उस तरह की अभिक्रिया को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधा होता है हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और पृथ्वी के अंदर से जल का अवशोषण करके यानी सूर्य की उपस्थिति में
अपना क्रिया करता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के फलस्वरूप वह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को उत्पोत्पाद के रूप में छोड़ता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलकर के सूर्य की उपस्थिति में जब रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज और ये हो गया आपका ऑक्सीजन का ये निर्माण करता है। और यही ऑक्सीजन को जैसे ही वह ट्रांसफर करता है पूरे वायुमंडल में, तो वही ऑक्सीजन को ग्रहण करके आज तक जितने लोग जीवित हैं वह एक अजूबा है अपने आप में। चलिए, तो अगला है इसमें कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं करती है। यानी जब प्रकाश नहीं होता है और हाइड्रोजन क्लोरीन को एक साथ मिलाइएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में हम उसे मिलाते हैं तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड को अंधेरे में रखने पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, और सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही लाइट में यानी प्रकाश में हम लोग रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोराइड में टूट करके अलग अलग हो जाता है। यानी ये सब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले रिएक्शन हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले जितने रिएक्शन होते हैं वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और इसके बाद अगला अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रही बात कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो कहता है कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी जो कोई भी अलग अलग प्रकार का जो भी एलिमेंट है, सभी प्रकार के एलिमेंट में जब ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है तो ऑक्सीजन के संयोग होने की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। और जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है यानी निष्कासन होता है तो उस तरह की अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अवकरण जब दोनों एक साथ होती है तो इस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस रेडॉक्स अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल दिया है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर बच रहा है, यानी ऑक्सीजन का जब निष्कासन हो रहा है तो उस तरह की अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन अकेला है, इस हाइड्रोजन में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ के जल बना रहा है तो ऑक्सीजन की जो जुड़ने की क्रिया है वह कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है।